ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर एक उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर एक सदस्य को उत्तर के मुताबिक ही अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। अपने दर्शकों को बताएं कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, अगर जवाब भी बाहर जाएगा तब भी वीटो पावर यूज़ की जाएगी। सवाल जो आपका दौर शुरू करेंगे ऋषिराज जी से, और पहला सवाल डॉक्टर जंगवाल आप पूछें। ऋषिराज जी, क्या मौजूदा राजनीति तंत्र जो चल रहा है आज का राजनीति, उसमें पंचायती राज कोई मायने रखता है? नहीं, आज का जो मौजूदा राजनीतिक तंत्र हमारा चल रहा है इसमें पंचायती राज कोई मायने नहीं रखता। आज जो गांव में पंचायतें चुनी गई हैं उनको उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिला हुआ। ग्राम की पंचायत एक बीडीओ और एक सेक्रेटरी के हाथ में मिलकर रह गई है। अगर प्रशासन एमएलए या मुख्यमंत्री चाहता है तो वो प्रधान उस गाँव में काम करा सकता है, वरना वो उस गाँव में कार्य नहीं करा सकता। में सुधार कैसे हो? उसमें सुधार के लिए यही है कि जो पंचायत चुनी जाए, क्योंकि जनता इस पंचायत को चुनती है, जनप्रतिनिधि होते हैं, इनको इनका पूर्ण अधिकार दिया जाए। जिससे क्या कमी है? हाँ जी, अधिकार में क्या कमी होगी ना? अब जैसे एक सरपंच के हाथ में है, वो अपने गांव में विकास कार्य कराने के लिए किसी सपोज करो उसको कोई गली बनवानी है, उसके लिए पहले वो बीडीओ के पास जाएगा, बीडीओ उस पर हस्ताक्षर करेगा। अगर वो काम 20-30 लाख से ऊपर हो जाता है तो मुख्यमंत्री लेवल के पास चला जाता है। मुख्यमंत्री लेवल का ये काम नहीं है एक फाइल यहाँ से चंडीगढ़ जाए और चंडीगढ़ से पास होकर वापस आए, तो ये मुख्यमंत्री लेवल का काम नहीं है। ये अधिकार एक ग्राम पंचायत के प्रधान को होने चाहिए कि 50 लाख 60 लाख रुपए तक का काम वो अपने गांव में करा सके, जिससे उसके गांव का विकास होगा। आपके लिहाजा ठीक है पंचायत होनी चाहिए, लेकिन उनको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा सवाल दे दीजिए। आपको अपने हलके के विकास के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? कोई 3 प्राथमिकताएं बता दें आप। सबसे पहले लोगों को उनका मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं, जिसमें रोड, सीवर, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी आती हैं। दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। और नौजवानों को, जो हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको हमारे ही क्षेत्र में रोजगार दिया जाए, इस पर हमारा विशेष ध्यान होगा। इनके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हर गाँव में रोड बनाए जाएंगे, सीवरेज डाली जाएगी, पीने का पानी दिया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर बनवाए जाएंगे, शमशान घाट का अच्छे तरीके से निर्माण किया जाएगा, जो मिडिल स्कूल है उनको हाई सेकेंडरी तक किया जाएगा, जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें। जब वो गांव से अच्छी एजुकेशन लेके कस्बों में आएंगे, तो जैसे बादशाहपुर कस्बा हो गया, फरुखनगर कस्बा हो गया, इधर शहर हो गया, यहाँ अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोले जाएँ, जिससे बच्चे अपने ही क्षेत्र में अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। और जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो नेचुरल सी बात है, हमारे यहाँ पे जो उद्योग हैं उन्हीं में उनको मौका भी मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। जी ऋषिराज जी। ठीक। तीसरा सवाल विजयन जी। भ्रष्टाचार बहुत है ऋषि जी, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के बारे में हर नेता बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा। ये हमें ऊपर की बजाय नीचे से शुरू करना होगा। जब आम जनता जागरूक हो जाएगी, जब वो अपना कार्य अपने तरीके से कराएगी और भ्रष्टाचार से दूर होकर, क्योंकि हम देखते हैं रोज, कहने को तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हर छोटे छोटे काम के लिए हम खुद भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं। जब तक जनता को जागरूक कर कर उसको समझाया नहीं जाएगा, और जनता जब इसके लिए जागरूक हो जाएगी, वो अपने काम कार्य प्रायोरिटी के हिसाब से करेगी और किसी भी काम के लिए ना रिश्वत देगी ना रिश्वत लेगी, मेरिट के हिसाब से काम होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का भ्रष्टाचार एकदम से तो जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जनता जागरूक होगी और निचले स्तर से हमें ये कार्य करना होगा। लेकिन ऋषिराज जी, भ्रष्टाचार तो ऊपर से भी शुरू होता है ना। जितने पॉलिटिशियंस हैं, नेता है, मुख्यमंत्री है, जो और लोग हैं, अगर वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे तो जनता को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर क्योंकि वो अफसर लगाते हैं तो पैसे लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो पैसे लेते हैं। जितने पॉलिटिशियन नेता हैं वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जनता ही भ्रष्टाचार को रोक देगी तो ऊपर लेवल पे कैसे भ्रष्टाचार होगा? दोनों स्तर पे काम करना होगा ना। बिल्कुल। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप खुद क्या करेंगे? आपने ऐसा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सबसे पहले तो जो भी ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जो भी रिश्वतखोर अधिकारी हैं, इन सबको यहाँ से बाहर किया जाएगा।
और लोगों का काम एक समय दिया जाएगा। जैसे हमारे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होता है, डोमिसाइल बनवाना होता है, उसके लिए अगर पटवारी के पास जाते हैं सिग्नेचर के लिए, रिपोर्ट के लिए, वो उसको या तो घुमा देता है या 100 रुपये दो तो हाथ के हाथ करके दे देता है। इन छोटे छोटे कामों से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जी, चौथा और अंतिम सवाल जाकिर जी। ऋषिराज जी, प्रदेश कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है कैसी है, आपका इस बारे में क्या विचार है कि कानून व्यवस्था कैसी है हमारे प्रदेश की? हमारे आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बदतर हो चुकी है जी। लोगों को दिन में भी चोरी का भय रहता है। पहले डकैती रात को हुआ करती थी, रात को चोरी हुआ करती घरों में, गाँव में। आजकल दिन में दिन दाड़े चोरी हो जाती हैं। महिलाओं का स्कूल आना जाना, घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। कोई बुजुर्ग महिला सुबह टहलने निकलती है, उसकी चैन छीन ली जाती है। आप क्या करेंगे? आप विधायक बन जाए हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? हम यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी जी। हैं उनके साथ मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। संबंधित चौकी, थाने और जो भी हमारे और समाज सेवी संगठन है जितने भी, उन सबको इकट्ठा कर कर एक ऐसा मुहिम चालू करेंगे एक दूसरे के प्रति, जिससे लोगों को एक दूसरे का सहयोग करें। और धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे, तो ये आपके जो क्राइम है धीरे धीरे बंद भी होंगे। ऋषिराज जी, कानून व्यवस्था ठप होने का, खराब होने की वजह क्या है? दोषी कौन है उसके लिए? उसके लिए दोषी कुछ भ्रष्ट लोग और हमारे अधिकारी हैं, इनका सुस्त रवैया है। प्रशासन है, प्रशासन किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी दिखाता है, लेकिन किसी एरिया में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर किसी बड़े अधिकारी के साथ या किसी उद्योगपति के साथ कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन पूरा उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन अगर यही हादसा किसी रोड पे चलते एक आम आदमी के साथ हो जाता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमें अपने सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जिसके कारण इस तरह की चीज़ें हों? बिल्कुल, मैंने बताया ना जी कि हर कस्बे में, हर मोहल्ले में जाके लोगों को जागरूक करना होगा। जो संबंधित चौकी हैं, बीट्स हैं और वहाँ आप के बता चुके हैं उसको। हाँ, थैंक इनको यू। साथ लेके हम ये कर सकते हैं। 4 सवाल आपसे यहाँ पूरे होते हैं। थैंक यू। और जूरी के सवालों का आप जवाब देंगे राकेश दौलताबाद जी। आप जी साहब। राकेश जी से पहला सवाल करेंगे, दे दीजिए। किसान के फसल का जो समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, इसका क्या आधार होना चाहिए? क्या अभी जो समर्थन मूल्य फिक्स होता है वो ठीक है? नहीं, आज जो हमारा जो गवर्नमेंट जो किसान को दे रही है, जो रेट दे रही है, उससे किसान कहाँ सर्वाइव कर पा रहा है? अगर हम एक किसान की आज की डेट में जो एक किसान को पैसे मिलना चाहिए, जो मंडी के अंदर जो है, आज किसान से आप पूछिए कि वो अपने सर्वाइव क्या कर होना चाहिए? क्या रेट कैसे होना तय चाहिए? कैसे किया जाए? तय कैसे किया तय आज की जो भी प्रेजेंट में जो महंगाई है और उस किसान का जो एक उसके अंदर खर्च है और उसकी जो मंथली एनुअल इनकम होनी चाहिए, वो सब पैरामीटर सब देख के तब होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि गेहूं का समर्थन मूल्य फिक्स करो, तो आप क्या क्राइटेरिया अपनाएंगे? समय समय के ऊपर वो तो जैसे आज हम एक वैल्यू रख रहे हैं, आज की रनिंग कॉस्ट उसकी क्या आ रही है, और तो वो चेंज होती रहेगी समय समय पे। मान लो 1000 रुपये एक कुंटल गेहूं पे कास्ट आई, तो आप कितना समर्थन मूल्य एक्सपेक्ट करते हैं? क्या होना चाहिए? भाई जो हमारे एक किसान के साथ जो फसल के अंदर जो खर्चा आ रहा है उसके ऊपर उसके सर हमने खर्चा बता दिया, खर्चा 1000 कितना? रुपये आ रहा है। दे दीजिए। खर्चा 1000 रुपये। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जो उसका खर्चा आ रहा है उसके ऊपर उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये एक स्लैब तो हमें कितना? डिसाइड करना वही पड़ेगा। आपसे जानना वही है। तो परसेंटेज बता दे कोई जी, कितना मिलना चाहिए किसी जैसे अब हम करें कि 1 एकड़ का जो किसान है उसको एनुअली कम से कम ऐसा तो हो कि वो 1 एकड़ के किसान के अंदर की कम से कम वो 25 से 30 हजार रुपये महीना तो उसकी एवरेज आए, तो साल भर की उसकी कॉस्ट उतनी राकेश जी, सवाल शायद अब क्लियर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया जी। सवाल समर्थन, एक मिनट दे दीजिए। हाँ, चलो। समर्थन मूल्य कैसे तय हो? सवाल ये है, उदाहरण कि अगर 1000 रुपये उसकी कॉस्ट आती है गेहूं की, तो किसान को कितना पैसा मिलना चाहिए 1000 की कॉस्ट के अगेंस्ट? मार्जिन कितना हो, प्रॉफिट कितना हो उसका? सरकार कितना तय करे उसको? अच्छा, उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हाँ 20% तो कम से कम। तो 20% जो आप कहेंगे तो 1000 का 1200 रुपये हो गया। 1200 हो गया। 1000 अगर कॉस्ट नहीं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप, ग्रोस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं?
हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे नहीं, नेट प्रॉफिट तो 20% जैसे एक हमारे पास फसल है, 3 फसल आती हैं, तो इसके अंदर सॉरी मैंने इस पे वर्किंग इस तरीके से नहीं कभी मैं हैं। डीप आप में गया। अपना एक आइडिया बता दीजिए, 1000 रुपये भाई कॉस्ट है। नेट जो है, नेट प्रॉफिट जो है किसी भी बिजनेस का, आप 20% है तो भी उसको मेरे ख्याल से कोई मतलब 1000 रुपये कॉस्ट अगर एक क्विंटल गेहूं की आती है तो 1200 रुपये समर्थन मूल्य होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, शायद इसमें गलती भी हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, आप कंफर्म हुई है, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं, एक मिनट सुन नहीं, लीजिए। मैं इसमें मैं बिजनेस को समझता हूँ जी, तो मैं बिजनेस के हिसाब से हम वही बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की जो प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1000 रुपये है, तो उसकी सेल कॉस्ट क्या हो? उसकी सेल कॉस्ट क्या होगी? अब ये है कि उसका साइकिल कितना है। अगर एक साइकिल अगर उसका अब जैसे हमारी फसल है, फसल का साइकिल लंबा है, तो साइकिल लंबा होने के बाद जैसे मेरे ख्याल से साइकिल लंबा होने की वजह से इसकी नेट इनकम भी 50% से ऊपर भी चली जाए तो भी कोई वो नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। दूसरा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। राकेश जी, जो करंट जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। क्या आपके विचार से ये हरियाणा सरकार की खेल नीति का परिणाम है? अगर नहीं तो इसमें आप किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं? सर, ये तो हमारे हरियाणा के खून में, नीति से इसका कोई वो नहीं। हमारे इधर हरियाणा का नौजवान देहात से जो आता है वो सेल्फ मेड आप ज़्यादा देखेंगे, आप उनको उनका शरीर का स्ट्रक्चर वगैरह आप देखेंगे और उनको उसमें सरकार की तरफ तो से 10 साल पहले भी था, खून तो हमारा ऐसा ही था, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। नहीं, आज जो कॉमनवेल्थ में करीब 9 हमारे गोल्ड जो जितने आए हैं उसमें से 13 में से 3 या 4 हैं, बाकी के तो सारे हमारे हरियाणा के हैं। तो अब इसके अंदर देखो, हम अप्रिशिएट करेंगे कि इसमें सरकार ने अभी जो 1 करोड़ रुपए और वो उस चीज़ के लिए हम वो नहीं, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि जब वो बनने के बाद हम उसको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जब उसको बनाने के लिए हम क्या दे रहे हैं? ना उसको स्टेडियम हम दे रहे हैं, ना उनको कोच हम दे रहे हैं, ना उसको एक पहलवान को तैयार करने के लिए साहब गांव पूरा लग जाता है, तब जाके एक घर से पहलवान नहीं बनता कभी भी। तो अब हमारे को उसको पहलवान बनाने के लिए, उसको एक स्पोर्ट्स में वहां तक पहुंचाने के लिए वो खेती कौन करेगा उनके लिए? मतलब आपका है कि उसमें कुछ जो है ना सुधार किया उनके लिए होना चाहिए, उनको मिलने चाहिए, जब इनिशियल स्टेज से उनको पैसा मिलना चाहिए, जब शुरुआत तैयारी करते हैं तभी से उनकी। जी बिल्कुल, इनिशियल स्टेज से। थैंक यू। तीसरा सवाल डॉक्टर जंगवाल। आप अगर विधायक बन जाते हैं, मान लिया आप विधायक बन गए, डीसीपी और एसपी आपकी बात नहीं सुनते, डीसीपी आपकी बात नहीं सुनते, तो आप कैसे मतलब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? अगर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है कोई अधिकारी, उसमें डीसीपी का हो या कोई भी का हो, तो ये बात तो ट्रांसपेरेंट करेंगे मीडिया के सामने भी और लोगों के सामने भी। क्यों नहीं सुनेगा? और जो कोई जायज़ बात है फिर वो उधर बैठेगा नहीं, जनता पकड़ के उसको बाहर खड़ा करेगी। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मीडिया है वो, और हम जो राजनीतिक लोग हैं, अगर हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं कि कोई मेरी नहीं सुन रहा, तो हम ये कह रहे हैं कि वो सुन नहीं रहा, तो फिर वो तो एक नेता की काबिलियत है, वो कैसे उसको सुनाना पड़ेगा। ये कोई जवाब नहीं, नेता के पास ये कोई जवाब नहीं है कि जी मेरी वो सुन नहीं रहा, वो नहीं ना। आपको काम करने के लिए चुना गया, आपको काम करके रास्ता आपको ढूंढना है। अब वो कैसे उसको आप वो अधिकारी को आपका इतना डर होना चाहिए, आपके अंदर इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि अधिकारी को पता है किसी भी हद तक जाके आपको फिर परेशानी उठानी राकेश जी, किस हद तक जमीन पे मतलब कह रहे हैं हम उस कुर्सी पे बैठने तक का अधिकार नहीं देंगे उसको। कैसे रोकेंगे उसको? जनता के साथ बाहर खड़ा कर देंगे उसको जबरदस्ती। अगर वो गलत कर रहा है, वो जनता की सुन नहीं रहा, तो इसमें जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती तो वो कर रहा है, हम क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर वो कोई गलत काम करेगा तो फिर उसको फेस करना पड़ेगा। जी। चौथा सवाल विजन जी। लगातार आप भी मीडिया में सुनते आ रहे होंगे खाप पंचायतों के बारे में, उनके बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं, उनको लेकर भी बहुत दिक्कतें आई हैं। आपको क्या लगता है कि आज के माहौल में खाप पंचायत के फैसले कितने सही होते हैं या कितने गलत होते हैं और कैसे? साहब, खाप पंचायतें जो हैं वो एक अच्छी चीज़ है,
अगर उसको, वो हमारे समाज का एक बेस है, उसको कुछ कुछ डिसीजंस के ऊपर आप सब चीज़ों को, और आप हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो खाप पंचायतें कभी ये बड़ी सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल उसको तरीके से, ये एक बेस है हमारे समाज का, ये हमारे अंदर चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोकती है, समाज के अंदर भाईचारा पैदा करती है। खाप पंचायतें कोई गलत चीज़ें नहीं, इसको मीडिया और उन सब ने उसको बेस को नहीं समझ के, और खाली सरकारों को नहीं, वह सारे डिसीजन उनके सही होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी डिसीजन हैं, कुछ ऐसे चीज़ भी उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं जिसमें, साहब आप किस डिसीजन की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि खाप पंचायतें जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते पे चले, और कोई गलत काम हो जाता है समाज के अंदर और समाज बिल्कुल सही दिशा में काम करे, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। जो अंतरजातीय विवाह होते हैं, जहाँ एक गांव के अगर किसी लड़के लड़की ने शादी कर ली और खाप पंचायत निर्देश दे दें कि आप राखी बांधिए, 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा भी है, वो पंचायत का निर्णय सही है? नहीं होना चाहिए जी शादी। यही हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से फैसले हैं? नहीं, जो फैसले में क्या गलती है? पर शादी हो जाने के बाद अगर ऐसा करवा रहे तो होना चाहिए क्या? ये खाप पंचायत का फैसला जबरन, अगर वो कहें भाई बहन बन जाइए, शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद अगर कोई फैसला आता है खाप पंचायत का, तो क्या ठीक है वो? कल को ये चीजें आपके घरों तक घुस जाएंगी। आप आज कोई आपके लिए डिसीजन ले रहा है, कोई आपके लिए वो काम कर रहा है, तो वो बुरा हो गया। राकेश जी, सवाल को समझिए। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर शादी कर ली, हाँ, बच्चा भी हो गया, हाँ, उसके बाद अगर पंचायत ये कहे नहीं आप भाई बहन की तरह रहिए, राखी बांधिए, तो क्या ठीक है? भाई बहन तो कैसे रह सकते हैं? भाई बहन का तो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, आप उसको इसमें क्यों यही इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो चीजें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब खाप पंचायत के पास भी तो इसका वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कैसे भी आप देखो, उन्होंने कोशिश तो करी सही को सही। अगर आज किसी चीज के लिए वो कोई स्ट्रॉन्ग बात नहीं करते हैं, कल को वो दूसरी तीसरी चौथी, फिर तो वो चीजें बिल्कुल घुस जाएंगे। क्या फिर खाप पंचायतों ने ऐसे फैसले दिए नहीं है क्या? दिए हैं। नहीं, ऐसा क्या कोई ये ठीक फैसला है? नहीं है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि सेम गांव में सेम गोत्र में शादी है, वो इस रंग के फैसले थे कि जहां पर कुछ जो है ना, कुछ गोत्रों की आपस की टाई होती है, उन सिचुएशंस के अंदर जो है ना, नहीं मलिक साहब, अगर वो शादी हो गई, मान लिया कि आपकी भाईचारा खराब हो गया और शादी हो गई, तो बच्चा भी हो गया, तो क्या उनको भाई बहन नहीं, उस सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा फतवा नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसे कोई पंचायत ना ऐसे किसी जाहिर हम यही बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं। आप, हम राकेश से सवाल इसी बात का था कि वो गलत है कि सही है? नहीं, एक मिनट, हम उससे वही सवाल था। आप जो बात कर रहे हैं मानते हैं उस बात को कि वो भाईचारा है, जो भी है उनका, लेकिन अगर शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? खैर, 4 सवाल राकेश दौलताबाद से पूरे होते हैं। थैंक यू। चलिए, जूरी के सवालों का आप जवाब देंगे बेगराज यादव जी। आप बेगराज जी से पहला सवाल करेंगे जाकिर। बेगराज जी, हरियाणा में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखो जी, अभी भी गांव देहात के अंदर जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ महिलाओं को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक तो एजुकेशन नहीं है हमारे वहाँ पे जी, गांव के अंदर। दूसरा, आज भी उनको अधिकार नहीं है भाई खुले जाके बाजार में से शॉपिंग कर ले महिलाएं। जहाँ हमारा शहरी क्षेत्र है, आज महिला जहाँ एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों की फीस भी भर जाती है स्कूल में जाके, अपनी सब्जी भी खरीद के ला सकती है, समाज में 2 आदमी आके उनको पानी भी पिला सकती है और पूछ भी सकती है भाई साहब आप कहाँ से आए हो, बैठो चाय बनाऊँ आपके लिए। लेकिन गांव देहात में क्या है, इतना लंबा बेचारी आज भी घूंघट निकाल के खड़ी होगी, क्यों? उनको अधिकार नहीं है बात करने का, और ना बाहर के व्यक्ति से बोल सकती जी आप कहाँ से आए हो, आपको भाई साहब किससे काम है। तो इन चीज़ों को समाज को ख़त्म करना चाहिए। तो आप क्या कदम उठाएंगे इसको, इस तमाम दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए? हम लोगों में जागृति डालेंगे। आज 21वीं सदी में जी चल रहे हैं हम जी, और ये जो पुरानी आदिकाल की जो चीज़ें चल रही हैं भाई, इनको ख़त्म करो। चलो घूंघट है ठीक है, लेकिन वो औरत कम से कम बोल तो सकती है भाई साहब पानी लेंगे, चाय लेंगे, आप बैठिए। बेगरा जी, हम बताते हैं। ये समस्या ग्रामीण महिलाओं की है। हाँ जी, हमने जनरल सवाल पूछा है कि महिलाओं की क्या क्या दिक्कतें हैं। अब शहरी महिलाओं की समस्या क्या है? शहरी महिलाओं की समस्या ये है जी, आज इतने भारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो ग्रामीण महिलाओं पे भी हो रहे हैं, ग्रामीण के अलावा भी हो रहे जी। हैं। महिला शहर में निकलती हैं, घर वालों को दिल धड़ धड़ करता है भाई शाम को पता नहीं सकुशल वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे पहले बताया लायन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश के अंदर। कोई भी अपने बच्चों को जब घर से बाहर भेजता है तो सोचता है कि भाई शाम को कैसे हमारे घर बच्चे वापस आएँ। इन चीज़ों के लिए हम कदम उठाएंगे और
हर जगह पे एक कैमरों की व्यवस्था करी जाए, शहर के अंदर गांव देहात से जोड़ा जाए, जो उग्रवादी तत्वों के लोग हैं, जो शरारती तत्व लोग हैं, वे पकड़े जाएं और उनको समाज सजा दें। और हमारी जो महिलाएं वो खुल के अपने शहर में शॉपिंग करें, बच्चों की फीस भरें, और कोई भी जो घर के सामान है, दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, उसको अधिकार होना चाहिए भाई अपना सामान ले सकती है। चलिए हाँ जी। दूसरा सवाल द्विवेदी जी, डॉक्टर जंगवाल। आप ना मुझे ना भ्रष्टाचार के कोई तीन नुकसान बता दीजिए कि भ्रष्टाचार से क्या क्या नुकसान होते हैं। भ्रष्टाचार से नुकसान 3। पहला तो नुकसान भ्रष्टाचार से ये जी हमारी जेब से पैसा गया, करेक्ट। ठीक है जी। दूसरा नुकसान, जिस अधिकारी ने पैसे लिए हैं या जिसने पैसे दिए हैं उस अधिकारी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। समझो मैंने आज 5,000 रुपये दे दिया आपको कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए, कल मेरा दूसरा भाई गया रजिस्ट्री कराने के लिए, तो वो अधिकारी सोचेगा इससे 10 ले, ये मोटी मुर्गी है। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, जो हमने 5,000 रुपये उस अधिकारी को दिए हैं, यदि वो 5,000 रुपये हम अपने घर की वस्तु को खरीद के लाएँ या किसी गरीबों के लिए हम उत्थान करें, वो पैसा हमारा वहाँ यूज होता। चौथा नुकसान, एक हमारा ऋषि मुनियों का देश है हिंदुस्तान, और हमारे देश की परंपरा रही है, और आज इस कदर भ्रष्टाचारी अधिकारी हमारे जो प्रदेश के अंदर पनपते जा रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, और वो जब ही लग पाएगा जब हम बिगड़ा जी करप्शन से सिर्फ यही नुकसान है? ये सबसे बड़ा नुकसान है करप्शन से? ये 3 नुकसान तो बहुत बड़े हैं जी करप्शन से। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है? इससे बड़ा नुकसान भी है करप्शन का। वो आप बताइए ना, आप 3 जो बड़े नहीं है उन पे आप आगे, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है? वेस्ट ऑफ मनी हो रही है हमारी, बेकार के पैसे जा रहे हैं। ये तो बता दिया आपने। हाँ जी, तो एक ये आप बता चुके हैं। हाँ जी। अब ये बताइए कि इसके अलावा क्या सबसे बड़ा नुकसान आपकी निगाह में करप्शन का क्या है? क्या है? देखो जी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पौध है, वो जैसे माहौल के अंदर पैदा होगी वो वैसी बनेगी। उनके संस्कार उसको जड़ मूल से खत्म कर देना चाहिए करप्शन को, और वो हम करके दिखाएंगे जी। तीसरा सवाल विजन जी। दूसरे राज्यों में एमपी लोकल एरिया फंड होते हैं, तो आपको लगता है कि हरियाणा में वो होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए जी? विधायकों के लिए? विधायकों के लिए एमएलए जो होना चाहिए जी, इसलिए होना चाहिए, कोई कल को अनहोनी होगी, सपोज करो ओले पड़ गए फसलों के लिए, और हम किसान हैं, और हमारा फंड सरकार ने 1 करोड़ निर्धारित कर रखा है, और वो 1 करोड़ रुपए हम लगा चुके हैं अपने क्षेत्र में। ये एक्स्ट्रा फंड इसलिए होना चाहिए, कल को कोई अनहोनी होगी, कोई हादसा ऐसा होगा जो हम उस फंड से उसका निपटारा कर सके। कोई हादसा हो गया, या कोई गरीब परिवार है उसके उत्थान के लिए, या उनकी एजुकेशन के लिए, उस पैसे को हम सही जगह पे यूज कर सके। करप्शन को एक तरह से एक और दरवाज़ा मिल जाएगा घुसने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, करप्शन को दरवाजा नहीं मिलेगा उसमें, उसके लिए कमेटी गठित होनी चाहिए। वो जो पैसा हम देंगे गांव में, कहीं भी जाके हम किसी चौपाट पे बैठेंगे, भाई इस गांव में इस व्यक्ति के लिए हम ये 20 लाख रुपए लेकर आए हैं, और उस योग्य व्यक्ति को जिसको जरूरत है उस पैसे की, उनके बीच में हम उस पैसे को दे रहे हैं, बाकायदा बैंक से ट्रांसफर वो पैसा हो रहा है, तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी? वो तो बिल्कुल एक तो ऐसे जो एमएलए कोई भी हो, चाहे वो आप बने चाहे कोई और बने, जो भी एमएलए होंगे उनको जो पसंद हैं, जो उनके करीबी हैं, उन्हीं का फायदा होता दिखेगा फिर। देखो जी, आप बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं इस बात को। अब पीछे बीपीएल के प्लाट दिए गए, सरकार ने मुंह देख के टीका किया है, लेकिन हमें मौका मिला इस पद पे पहुंचने का। हम हर गांव के बीच में जाएंगे, और चाहे किसी ने वोट दिए चाहे नहीं दिए, पूरे गांव की एक पंचायत करेंगे, और उस पंचायत में ये कहेंगे भाई 10 आदमी चुनो, और गांव वालों के ऊपर ही छोड़ देंगे। जो निहायत व्यक्ति है, जो इनके असली हकदार है, उनके 10 नाम चुन लो। लेकिन बेगरा जी, गांव 10 नाम चुनेगा, उन्हीं लोगों को हम। लेकिन बेगरा जी, एमएलए जो फंड होगा वो व्यक्ति की बजाय जो सार्वजनिक काम है जो उनके लिए होगा, उनके लिए होता है बेसिकली। वो एमएलए व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं होता। तो जो आप अगर व्यक्तिगत कार्यों की बात करेंगे तो मिसयूज होगा उसका। आपको नहीं लगता कि जो एमएलए फंड अगर हो तो सिर्फ सार्वजनिक कार्यों के लिए हो, बिजली के लिए, सड़क के लिए, गलियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए? सर वो तो होगा, जो एक्स्ट्रा फंड की बात कर रहे थे ना, ये कह रहे थे भाई एक्स्ट्रा फंड भी कुछ होना उनका चाहिए। सवाल है कहाँ अभी ऐसा जो एमएलए का फंड होता है वो तो हो गया सार्वजनिक चीज के लिए, कुछ ऐसा भी फंड उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। एमएलए को फंड होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में नहीं है। हरियाणा। चलिए चौथा सवाल मलिक साहब आप कीजिए। ये खासकर मैं गुड़गांव के परिवेश में कह रहा हूँ कि जैसे जो है ना
एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है और सरकारी जो संस्थाएं हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, शिक्षण संस्थाएं, उन पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे हालात में आप जो है ना ये निजीकरण का जो एक ट्रेंड है इसको कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इसको कम करने के लिए जो हमारी बिल्डिंगें हैं, पहली बात तो सरकारी स्कूलों की, आज ये कम होने का कारण क्या है? आज जो प्राइवेट संस्थाएं जितनी एजुकेशन में आई हैं उनकी 5 स्टार कल्चर के सारे स्कूल बना रहे हैं। लोगों के पास यहाँ साइबर सिटी में पैसे की कमी नहीं है और जो गांव देहात के स्कूल हैं उनमें सिर्फ हमारे जो यहाँ पे बाहर के लोग आके बस गए उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि उन स्कूलों को भी हम एयर कंडीशन स्कूल बना दें और उसमें अच्छी टीचर हम उस स्कूल के अंदर लगाएं, अच्छा पार्क बनाएं, अच्छे एयर कंडीशन कमरे हों और अच्छा शिक्षित यदि उसमें हम स्टाफ लगाएं तो मैं नहीं मानता हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे स्कूलों में। वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पसंद करेंगे क्योंकि उनकी बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा टीचर स्टाफ होगा, अच्छी बाहर से अच्छी लुक होगी, उसकी पार्क वगैरह होंगे, खेलने के लिए अच्छे इक्विपमेंट होंगे, तो लोग लाइक करेंगे। सरकारी स्कूल उठेगा भी इसका दर्जा और हम लाइक भी करेंगे भाई गाँव के बच्चे इसमें जा रहे हैं हमारे। चलिए 4 सवाल बेगराज यादव से पूरे होते हैं। थैंक यू। ज्यूरी की कसौटी पर परखने के लिए 2 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं। इन्हें भी परखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।